और टॉपिक है मास्टर साहब से जुड़ा हुआ। मास्टर साहब मतलब नहीं समझे, अरे नया शिक्षक नियमावली जब से आया है तब से पूरे बिहार में जो है इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध अभी तक चल ही रहा है, लेकिन अब सरकार ने जो है बोल दिया है कि अब जो विरोध करते हुए पकड़ा जाएगा ना उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। आज विरोध को शिक्षक संघ पूरा सीरियसली ले लिया। अब बोल दिया कि विरोध तो हम करबे करेंगे चाहे कुछ हो जाए, ये सब नियम जो है नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अभी देखिए कि विरोध का कारण अलग अलग है कि लोग जो है मतलब जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो बच्चा पढ़ाई छोड़ चुका है वो फिर से पढ़ाई करेगा। पटना में ये कितना आदमी बेचारा डेरा खाली करके चला गया कि अब मेरा तो टीचर में नियुक्ति हो जाएगा, टीचर में नियुक्ति तो होबे नहीं किया, फिर से बीपीएससी परीक्षा देगा। तो यही सारा समस्या पे जो है ना आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम सोचे ना कि जिसके साथ समस्या है उसी से काहे नहीं चल के बात किया जाए। तभी हम लोग पहुंच गए हैं वो एरिया में जहाँ पे वो कोचिंग संस्थान है, वहाँ पे बहुत सारा जो शिक्षक मतलब नियोजित शिक्षक हो गया या शिक्षक अभ्यर्थी लोग हो गया, वो लोग फिर से बेचारा बीपीएससी के परीक्षा का तैयारी कर रहा है। तो चलिए ना जरा चल के वो लोग से बात किया जाए और उन लोग से पूछा जाए कि उन लोग को क्या समस्या आ रहा है। आइए। देखिए हम लोग जो है मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में आ गए हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं को पास कर चुके हैं। सीटेट मतलब बीटेट जो है, स्टेट है, बहुत सारी परीक्षाओं को पास कर चुके हैं और अब इनको अचानक से सरकार ने कहा कि इनको बीपीएससी पास करना पड़ेगा। तो इनके सामने किस तरह की समस्या आई है और क्या इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वही आज हम लोग पूछने वाले हैं। तो हम लोग यहीं से महिलाओं से ही शुरू करते हैं कि अभी जो है मतलब इतनी सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद मतलब बीएड पास कर लिए, सीटेट पास कर लिए, बीटेट पास कर लिए, सब पास कर लिए, अब जो है आपको बीपीएससी का भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप लोग को क्या समस्या आ रहा है? समस्या तो बस ये आ रही है कि मतलब मेंटली हम प्रिपेयर्ड नहीं थे कि ये देखना पड़ेगा हमें। मतलब ये लग रहा था कि अब तो ज्वाइनिंग होगी, तो हम रिलैक्स थे, पढ़ाई भी छूट गई थी। तो अब ये थोड़ा सा हो रहा है प्रेशर कि अब बीपीएससी डायरेक्ट मतलब इतना रिलैक्सेशन के बाद अब डायरेक्ट बीपीएससी का एग्ज़ाम फेस करना है। ये बताइए कि आपका एक अपना परिवार होगा और आपने पहले से इतनी परीक्षाएं पास की, अब जो है आपको बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह का एग्जाम क्यों देना पड़ रहा है? मतलब जो सब पास कर चुका है फिर उसको फिर से एग्जाम देना पड़ रहा है। मतलब मेंटली तो प्रिपेयर नहीं थे, हमको लगा था कि इस पर ज्वाइनिंग हम लोग का हो जाएगा, लेकिन हम तो बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हम ट्रेन पकड़ के मतलब 12 बजे से वहाँ निकलते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर पढ़ते हैं। फिर कहाँ से आती हैं आप? हम मसौढ़ी से आते हैं। मसौढ़ी से आती हैं। तो कितना मुश्किल हो रहा है आपको दोबारा से परीक्षा का, मतलब इतना परीक्षा का दोबारा तैयारी कर रही हैं, दोबारा एग्जाम देंगी, तो मतलब कितना परेशानी आ रहा है आपको? परेशानी तो अब आ ही रहा है, लेकिन अब क्रैक करना है तो अब विश्वास बना लिया है कि अब तैयारी में लग जाना है। सही बात है, सही बात है। तो आपको क्या आपत्ति है नई नियमावली से? ये जो नई नियमावली आई इससे कोई आपत्ति नहीं है, बस कुछ परेशानियां होती है, जैसे कि हम लोग का पहले जो प्रिपरेशन था वो कुछ टाइम के लिए छूट चुका था और फिर से यहाँ पटना में आके फिर से रूम लेना और फिर से वो स्टूडेंट लाइफ स्टाइल जीना, ये कहीं ना कहीं हम लोग को परेशानी का कारण बन रहा है। तो सरकार से हम यही चाहेंगे कि जो भी किए हैं तो वो सही किए हैं, बट इसमें क्या है कि सही टाइम पे सही चीज़ हो जाए, मतलब एग्ज़ाम सही समय पे ले लिया जाए। अब देखिए कि बहुत सरकार का बार बार ये कहना है कि शिक्षा में जो है संशोधन करने के लिए और इसको और बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा का जो व्यवस्था है इसको और बेहतर बनाने के लिए हम जो है नया नियमावली लाए हैं। तो सरकार का ये पक्ष है, आपका क्या पक्ष है? उन्होंने ये जो नया नियमावली लाया है तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाया। जो पुराने जो टीचर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको परेशान न किया जाए और हम लोग के जो लिए सीट दिया गया था उसमें उन लोगों को ला करके न घसीटा जाए और हम लोग का भी सीट मारी न कराया जाए। हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम मतलब ठीक है, पढ़ाई मेरा छूटा हुआ था, लेकिन मैं मेहनत करूँगा इंशाल्लाह और पूरी तरह से मेहनत करने की कोशिश करूँगा। हो नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन उनको हमारा सीट पर दूसरे किसी को नहीं फाइट करना चाहिए। अब देखिए सरकार का ये भी कहना है कि जब इतना परीक्षा आप दे ही दिए तो एक और परीक्षा जब हो रहा है तो इसमें आपको क्या परेशानी है? तो जब इतना परीक्षा दे दिए हैं तो फिर अगर बीपीएससी का परीक्षा लिया जा रहा है तो इससे क्यों परेशानी है शिक्षकों को? परेशानी कुछ नहीं है, बस समय सीमा 90 दिन में 13 विषय कंप्लीट करना कोई
छोटी बात नहीं है। हाँ ये बात तो है। एक समय हमसे कोई 3 भी- विषय कंप्लीट नहीं होगा। कोई विषय के लिए समय अच्छा खासा लगता है। हाँ। अब आप चाहिए 90 दिन में ही सब चीज हो जाए, हाँ। तो पूरा होने का सवाल ही नहीं है। हाँ। अगर आप जबरदस्ती करना चाहिए तो यही हो गया कि 5 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ जाइए, यही नियम हो गया। हाँ। इसका कोई संशोधन नहीं है तो कोई नहीं है, हम लोग देंगे, तैयार है। हाँ। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, समस्या आएगी, समस्या का हल करेंगे, हाँ। जो होगा आगे बढ़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आप लोगों की मतलब क्या मांग है सरकार से कि सरकार को नियमावली जो है, ये जो नया नियमावली आया है, इसमें किस तरह का संशोधन होना चाहिए? इसमें टाइम का ड्यूरेशन बढ़ना चाहिए थोड़ा सा, और जो सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। 13 सब्जेक्ट 3 महीना में कंप्लीट नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, बहुत सारे शिक्षकों का जो है इसलिए भी विरोध है कि उनका कहना है कि नियोजित शिक्षक हो गए, उसके बाद जो पहले से शिक्षक है, अब जो नए बहाली में आए हैं शिक्षक, तो सब एक ही छत के नीचे कैसे पढ़ेंगे? आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या सबसे बड़ी है कि मेरा माइको मत पकड़िए। सॉरी। कोई बात नहीं। टाइमिंग बढ़ा दे एग्जाम के लिए। हाँ। इतना सिलेबस 3 महीना में कवर नहीं हो पाएगा। हाँ। और सेकंड टाइम नेगेटिव मार्किंग किया उसको हटा दिया जाए। नेगेटिव मार्किंग भी किया हुआ है, उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत नहीं? परेशानी है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग, ये तो मेरा सवाल नहीं था, लेकिन आपने अच्छा हमको सुझाया है कि नेगेटिव मार्किंग से जो पहले से परीक्षा पास कर चुके हैं लोग, उनको तो बहुत परेशानी आएगा। कितना परीक्षा पास कर लिए, लेकिन एक परीक्षा में जो है नेगेटिव मार्किंग के कारण जो है हम पीछे हो जाएंगे, है ना? जी हाँ। सबसे बड़ी समस्या है नेगेटिव मार्किंग को हटा दे। सिलेबस इतना है, बहुत सिलेबस है, तो टाइमिंग बढ़ा दे। 3 महीना में संभव नहीं है कि कवर हो पाएगा। सरकार का बार बार यही कहना है कि हम जो है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं और गुणवत्ता को जो है और बेहतर कर रहे हैं, इसलिए हम ये नियमावली लेके आए हैं। तो जब गुणवत्ता की बात आ गई है तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? मैडम, विरोध होने का कारण भी है, क्योंकि नियमावली तो निकाल दिया गया। स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर भी बहुत सारी चिंताएं हैं। जो सब्जेक्ट बता दिया गया, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया। और दूसरा चीज है कि निगेटिव मार्किंग को लाके समय अवधि कम दिया गया है, 90 से 100 दिन का समय अवधि है, और बहुत सारा सिलेबस है। तो हम लोग मतलब इस तरह की व्यवस्था की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का छटनी हो सके, है ना? टीचिंग लाइन में कभी निगेटिव देखने को मिला नहीं है। हाँ। शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं, कभी कहीं भी निगेटिव नहीं मिला है। अच्छा, बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसको हम लोग तो बड़ा हवा मानते थे, बहुत अलग लेवल का मानते थे। तो अब जिसको टीचर बनना है वो मैंने पहले आईएएस बनेगा, आईएएस आईपीएस बनेगा। हाँ। हमें एग्जाम देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। एक गार्जियन के तौर पे मैं गवर्नमेंट का पक्ष भी रखूंगा और टीचर का भी पक्ष रखूंगा। हाँ। और जो भी गार्जियन लोग होते हैं, हाँ। वो सोचते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन या अच्छे क्वालिटी टीचर से पढ़ाएं। उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी हमारी गार्जियन है और उनके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। लेकिन गार्जियन का ये पक्ष होना चाहिए कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को खुश रखने का कोशिश किया जाए। यहाँ पे बच्चे कहने का मतलब है कि एक जो पहले से टीचर है वो, और एक जो अभी जो होने वाले हैं टीचर वो। कहने का मतलब है कि आप उसी, पहला प्रॉब्लम ये है कि आप उसी सीट में पुराने वाले टीचर को भी ला रहे हैं और नए वाले को भी उसी में धकेल रहे हैं। मेल मिलाप हो रहा है थोड़ा ज्यादा, है ना, नया नियमावली में। तो हमारे कहने का मतलब है कि ठीक है, उनका जो सीट है उनको उसी पे रहने दीजिए। अगर वो क्वालिफाई करते हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, लेकिन जो नए वाले सीट है उन पे नए लोगों को ही लीजिए। कि माननीय मुख्यमंत्री जब बोले थे कि 3 लाख सीट खाली है, तो फिर क्या हुआ? 3 लाख कहाँ चले गए? मुझे पढ़ने के लिए है, मैं तो पढ़ता हूँ, बीएड किया हूँ, सीटेट पास किया हूँ, और मैं जो भी एग्जाम देना होगा मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ। पढ़ाई करना मेरा काम है। स्टूडेंट 4-4, 5-5 परीक्षा पास करके लोग बैठे हुए हैं यहाँ, एक से एक लोग हैं। उससे मुझे दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट का काम ही है पढ़ना। लेकिन मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि 6 to 8 में सीट कहाँ चले गए? आखिरकार जो बीएड किए हैं वो तो 1 to 5 और 6 to 8 में क्वालिफाई है सीटेट में। तो 1 to 5 में तो मैं मानता हूँ कि वो भी 85,000 सीट से होकर के 70 ये एकदम टेक्निकल बात कर रहे हैं, तो इसका ज्यादा जो है जानकारी है हमको तो नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल देख रहे होंगे वो इस बात को जरूर क्लियर करेंगे कि जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस विषय की बात कर रहे हैं, वो सब भी जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है ना नियमावली में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि 6 to 8 में सीट दिया जाए, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, और मुझे सीट नहीं मिल रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं शिक्षा में इतनी सीट की खाली है। तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इतनी अच्छी कोचिंग में मैं पढ़ रहा हूँ, तो कुछ उम्मीद से ना कि मैं और शिक्षा तंत्र का सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है बीपीएससी का, वहाँ पे लोग पढ़ रहा है तो उम्मीद बेहतर होगा तभी तो पढ़ रहा है ना? हाँ, मुझे मेहनत करना है, मैं बेटर करूंगा, लेकिन मुझे सीट चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री जब 3 लाख बोल रहे हैं कि सीट खाली है, विधानसभा में भी सीट खाली है, ये प्रश्न उठाया गया था। तो देखिए विरोध का जो है ना अलग अलग कारण है छात्रों के विरोध का, और हमको तो कोई कारण जो है वो बहुत विरोध वाला भी नहीं लग रहा है, लॉजिकल कारण है इन लोगों का। आपका जो मतलब जो शिक्षकों को आपत्ति हो रही है या अभ्यर्थियों को जो आपत्ति हो रही है, ये क्यों हो रही है? तो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया जा रहा है। मेरे दोस्तों ने जितना सवाल का जवाब दिया वो सब सारा सही है, लेकिन एक है समस्या ए स्टेट में जब बोला गया कि 10 to 11 के बाद 9 to 10 के बाद 11-12 का सोशल साइंस का हुआ ही नहीं है, जो हुआ है 11 में ही हुआ है। उसके बाद जब हम लोग उसके लिए योग्य हैं तो हम लोग के लिए भी तो होना चाहिए सीट, तो फिर तो वो पुराने वाले सिर्फ आएंगे उसमें। हम लोग के लिए क्या किए वो? जब 8000 सीट मेरे ज्योग्राफी विषय में है वो भी खाली पड़ा हुआ है, तो फिर मेरे लिए क्या किए वो? सब तो पुराने वाले के लिए किए। अच्छा देखिए कि शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक जो है उनका अपना अपना समस्या है कि बहुत लोग का ये भी कहना है कि अब देखिए कि हम एक बार पढ़ लिख के टीचर बन गए, परिवार मेरा सेट हो गया, अब उसके बाद हम फिर से परीक्षा दें, फिर से शुरुआत करें। तो यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं, जरा इनसे बात करते हैं कि ये जो आपत्ति दर्ज कराई जा रही है छात्रों की तरफ से या शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से या नियोजित शिक्षकों की तरफ से, तो नई नियमावली में ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है कि मतलब इसमें इतना विरोध हो रहा है, इतना आपत्ति हो रहा है लोगों को? इसमें विरोध करने वाली कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ यही विरोध करने वाली बात है कि जैसे कि मुझे 1 to 5 में तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसके लिए बीपीएससी एग्जाम दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6 to 8 हो या फिर ये 9th 10th हो या 11th 12th हो, उसमें जो हमको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाना है उसके लिए भी हमको सामान्य अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम कंप्यूटर को पढ़ाना है तो हमको कंप्यूटर पढ़ाना है, जैसे मैंने STET पास किया है, उसमें कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हूँ, क्वालिफाइड भी हूँ, मेरिट में भी। लेकिन उसके बाद भी अगर नया तरीके से हमको एग्जाम देना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से जनरल नॉलेज को उसका ऐड करना है, ये कहाँ तक सही है मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अब देखिए कि हाँ, जब हमको ये जनरल नॉलेज पढ़ाना ही नहीं है, जब तो अगर मेरे पास जनरल अवेयरनेस का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ। जी आप टीचर बन जाएगा तब तो ऐसे भी आपको जनरल अवेयरनेस तो रहबे करेगा, पेपर पढ़वे करिएगा, न्यूज देखबे करिएगा। तो वही चीज मेरा कि उसका एग्जाम देने का पर्पस क्या है, मतलब लेने का पर्पस क्या है। अगर मेरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक से लीजिए ना, आपको अगर 100 मार्क्स कहीं लेना था तो 100 मार्क्स का सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक का लीजिए। तो नियमावली बना रहा है वो हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जिसकी पढ़ाई छूट गई है, जिन लड़कियों की या जिन लड़कों की पढ़ाई छूट गई है, अब वो दोबारा से नए सिरे से अपनी पढ़ाई शुरू करें, है ना जी। लेकिन जो 6 to 8 का जो सीट है, जो 6 to 8 जो सिर्फ 6 to 8 पास है उसका क्या होगा? और जो 10+2 का जो सीट है वो 11 के बाद नहीं हुआ, तो 11 के बाद नहीं हुआ है और 19 में हुआ है, तो उसमें सोशल साइंस का एग्जाम ही नहीं हुआ, तो सोशल साइंस का सीट जो कौन बच्चे उसमें एग्जाम बैठ सकते हैं? जो इतना सीट है सोशल साइंस में 10+2 में, तो कहाँ से बच्चे आएंगे उसमें एग्जाम देने के लिए? देखिए बहुत बताया ना कि आपको विरोध का बहुत सारा कारण है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान परीक्षाएं पास कर चुका है, बीएड पास कर चुका है, STET पास कर चुका है, BTET पास कर चुका है, अब वो दोबारा से एक नई परीक्षा की तैयारी करेगा BPSC की, और BPSC परीक्षा का एक अपना स्तर है, तो कितना मुश्किल हो रहा है छात्राओं के लिए? मैम जो करंट है इसमें उनके लिए मुश्किल नहीं हो रहा है, बट जिनका पढ़ाई छूट चुका है या फिर जो बहुत दिन पहले एग्जाम देके बैठे हुए उनके लिए बहुत हार्ड है। बहुत लोग तो अपना घर उर खाली करके चले गए, पटना में जो रह के तैयारी कर रहे थे, तो लोग बेचारे लोग अपना घर तक खाली करके चला गया, अब फिर से आएगा, फिर से डेरा खोजेगा, फिर से पढ़े आएगा, है ना? यस मैम, उनके लिए बहुत हार्ड है, बट हम लोग के लिए मतलब जो करंट है उनके लिए ठीक है, क्योंकि BPSC एग्जाम लेगी तो इसमें जो भी टीचर्स आएंगे वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे, तो हमारे लिए ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम बस नेगेटिव। अच्छा आपके लिए आप कह रहे हैं कि आप ठीक है, लेकिन नियमावली जब बदला है तो ये जो सारी टेक्निकल चीज हमको बता रहे हैं कि विषय का रखा गया है, कम समय सीमित कर दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, तो इससे आने वाले समय में आपको नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी? नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नेगेटिव मार्किंग बस हट जाए तो बाकी सब ठीक है। ये बताइए कि शिक्षकों को इससे क्या समस्या आ रही है, या जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोगों को क्या समस्या आ रही है? देखिए सबसे पहली बात ये है कि ये जो 7th फेज है और इसका नियमावली है, इसका विज्ञापन जो है, इसमें बहुत सारी चीज में इश्यू है। सबसे पहले जो विज्ञापन तो लेट हुआ है, इसका सिलेबस जो है, जो मेन टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो एक शिक्षक के लिए बच्चे को कैसे पढ़ाना है,
उसको कैसे गढ़ना है, वो चीज़ जो होता है उनको सबसे पहले खत्म कर दिया गया है। इसे पता लगता है कि शिक्षक बनना है कि अधिकारी बनाना, वो समझ में नहीं आता है। ये पूरी अधिकारी वाला सिलेबस को डाल दिया गया। ऑफिसर टीचर आपका नाम पड़ेगा जब आप लोग टीचर बनिएगा। नहीं, वही है, इससे पहले बहुत सारा हल्ला सरकार के पहले टीचर और ऑफिसर अलग अलग बोतल में आता था, एक ही बोतल में आएगा, है ना? सरकार की तरफ से कहा गया आकर्षक वेतन फलाना ढेकाना, लेकिन जो बाद में जो हुआ अभी भी एक चपरासी के बराबर ही है वो सब कुछ है। जबकि सिलेबस आप देखेंगे तो पूरा अधिकारी वाला है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है मेन टीचर का, वो खत्म किया गया। या जो टीचर ट्रेनिंग होता है, टेट सीटेट जो होता है, स्टेट होता है, वो क्या मापदंड नहीं है क्या शिक्षक बहाली का? और स्टेट लागू करता है। अगर बहाली नहीं है तो फिर उसको रखा क्यों गया है? मतलब अगर वो मापदंड नहीं है शिक्षक बहाली का, तो फिर उसको रखने का क्या औचित्य है? वही ना, जब तो यही करना था, सीटेट या बीटेट नहीं लेते, डायरेक्ट टीचर बोलते थे या पहले बोलते, तो समय की कमी है। डायरेक्ट बीपीएससी करते हैं, नंबर के हिसाब से देते हैं ना। पहले वही था। अभी लाया गया, देखिए हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं जो चीज़ है, लेकिन समय की कमी है, नेगेटिव मार्किंग है, प्लस जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उनको खत्म कर दिया। इससे उसको थोड़ा फ्रेंडली बनाया जाए, है ना, थोड़ा। और एक चीज और, इसमें जो 1,70,000 या 78,000 ऐसे कुछ शिक्षक की बहाली होनी है, जिसमें 3 लाख हम लोग अभ्यर्थी है, 4 लाख नियोजित शिक्षक है, वो सबको एक ही सीट पर डाल दिया गया। वो जो पहले वाला नियोजित शिक्षक का सीट है, टोटल सीट किल हो जा रहा है। वही है कि जो है ना, कहावत नहीं है, हम थोड़ा भूल जा रहे हैं कि एक आग की दरिया डूब के जाना। हाँ, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। टीचर बिहार में टीचर बनना नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है, माने विरोध का दरिया है, और लाठी खा के जाना है। परमानेंट तो करेंगे, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो मतलब समझिए कि जिनका 40 या 50 प्लस उम्र है। हम ऐसे लोगों से भी बात किए और मिले हैं, तब 50 साल की उम्र में अगर उनकी नौकरी छूट जाती है तो वो कहाँ जाएंगे? बात नौकरी छोड़ने की बात, सरकार ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आप एग्ज़ाम नहीं दीजिए, एग्ज़ाम पास नहीं कीजिएगा तो आप नौकरी से आपको ख़त्म हो जाएगा, आप उसी में बने रहेंगे। लेकिन वो एक डाइंग पोस्ट है, जो मरणशील पोस्ट होता है ना, नियोजित वाला, वो धीरे धीरे मरणासन में चला जाएगा। वो पोस्ट सरकार नौकरी से नहीं हटाएगी, लेकिन उनको एक क्या कहते हैं, उपोपह की स्थिति में डाल दिया कि अब वो पढ़ाएं बच्चे को, या वो मानसिक वेदना में रहें कि हम कि जाके नौकरी चल जाएगा, अपना नौकरी चल जाएगा, या फिर समाज में क्या कहेगा लोग कि पास नहीं कर पाया नौकरी। अब फिर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा ना कि बताइए इतना दिन से पढ़ा रहा था। आपको मैं एक केस बता रहा हूँ। एक शिक्षक, एक ऐसा शिक्षक है जो पढ़ा रहा है, उसके पिताजी शिक्षक हैं। अब उसका बेटा भी मतलब बाप बेटा दोनों एक साथ एग्जाम का तैयारी कर रहा है। तो सरकार की ये कैसी नीति है कि बाप बेटा को एक साथ लाके एग्जाम में परीक्षा में बैठाना चाह रहा है। पोता कम उम्र में हो गया होगा तो उस साथ ही परीक्षा देगा। ये कैसी नीति है सरकार की? ये कैसी नीति है सरकार की कि बाप जिस एग्जाम में बेटा भी बैठेगा उस एग्जाम में बाप भी बैठेगा? आपको क्या परेशानी है? 2013 से लेकर अभी तक जितने शिक्षकों की बहाली हुई है, सभी लोगों को अयोग्य कहा जा रहा है। आखिरकार सरकार ऐसी बहाली क्यों की? सीटेट क्वालिफाई किए हैं और बीएड किया गया है, बीएड भी टेस्ट पे लिया गया है। सरकार जैसे अयोग नहीं ना कह रही है भैया, वो कह रही है कि मैंने हम और गुणवत्ता बढ़ाना चाह रहे हैं। नहीं तो सभी लोगों को नियोजित बहाल की गई है, नियोजित के पद पे है, सभी लोग राजकर्मी नहीं है, इसका मतलब अयोग्य है। और पेपर में भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो पहले से बहाल है सभी अयोग्य है, अब योग्य शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अच्छा, तो अभी तक जो शिक्षा में गुणवत्ता के साथ भेदभाव हुआ है वो गलत हुआ है। और हम लोग अब बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग क्वालिफाई भी करेंगे, उम्मीद है हमें। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है ये हम लोगों को छांटने का एक काम हो रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक नहीं आ पाएंगे। कुछ सीटों पे जैसे प्रधान शिक्षकों की बहाली हुई थी उसमें बहुत लिमिटेड लोग रह जाएंगे और बहुत लोग बहाली से वंचित हो जाएंगे। यही उद्देश्य हमको लग रहा है। हमारी यही प्रार्थना है कि निगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए। अगर निगेटिव मार्किंग हमारे इसमें उचित है, न्याय उचित है, तो जो बीपीएससी से आरडीओ और एसडीओ बने हैं, जो तुक्के मार के पीटी निकाले थे, वो सभी लोग अयोग्य हैं। चलिए, आयोग की बात तो हो गई, लेकिन योग्य डिसीजन जो है सरकार की तरफ से क्या आना चाहिए? मतलब सरकार को जो है क्या संशोधन करना चाहिए इसमें, या क्या बदलाव करना चाहिए? एक मिनट और, सीडीपी ऐड होना चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिलेबस है, जिसको हम लोगों ने 2 साल पढ़ा है, फिर तैयारी किया है, सीटेट बीटेट किया है, सीडीपी इसमें ज़्यादा होना चाहिए मैक्सिमम। उसी से शिक्षकों को पढ़ाने की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, कुछ जीएस होना चाहिए, मगर 1 to 5 में सीडीपी भी होना चाहिए।
ये हमारी तो देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स से हम लोगों ने आपकी बात कराई, छात्रों और छात्राओं से। अलग अलग समस्याएं हैं सबका। तो हम लोगों ने यही सोचा कि जिसका समस्या है भाई उसी से पूछ लिया जाए कि उन लोगों को क्या समस्या आ रहा है। तो सबकी समस्या पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब ये जो नया नियमावली है ये कौन सा मोड़ लेता है, कौन सा रूप लेता है, तो आने वाला समय बताएगा। सरकार ने तो चेता दिया है, लेकिन अब जो है अब हम लोग आने वाला समय बताएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए बाय बाय। States, 1200 plus दो युवतियां लड़ रही है, एक दूसरे का बाल खींच रही है, फाइटम फाइटा हो रहा है। कुट्टम कुटाई में इस तरह से मशगूल हैं कि दुनियादारी की ऐसी की तैसी। अब आप कहेंगे कि आखिर किस बात पर दोनों एक दूसरे के जान लेने पर उतारू हैं, तो बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। दोनों जान पर हकमारी का आरोप लगाकर ही बीच सड़क पर जानी दुश्मन बन गई हैं। मजबूर ये है कि दोनों एक ही लड़के को दिल दे बैठी हैं, और जब लव के ट्रैफिक सिग्नल पर दोनों टकराई तो अंजाम आपके सामने है। लव के हाई वोल्टेज का ये ड्रामा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। वैशाली के राघोपुर में एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक हाथी की ओर से ई रिक्शा को मदद करने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो राघोपुर को बिदुपुर से जोड़ने वाली पीपा पुल के बीच के हिस्से का बताया जा रहा है। ये पीपा पुल जमींदारी घाट से शुरू होकर राघोपुर के विशनपुर घाट तक जाती है। इस पीपा पुल के बीच का ये वीडियो बताया जा रहा है। बालू में राघोपुर से आने वाली ई रिक्शा का पहिया फंस गया था, जिसमें पैसेंजर बैठे हुए थे। लेकिन ठीक इसके पीछे आने वाले हाथी के पीलवान से ई रिक्शा चालक ने मदद मांगी, जिसके बाद पीलवान के इशारे पर हाथी ने अपनी सूट से जोर लगाकर ई रिक्शा के फंसे पहिए को न सिर्फ बालू से बाहर निकाला, बल्कि थोड़ी दूर तक धक्का लगाकर आगे भी पहुंचा दिया, जिसके बाद ई रिक्शा आगे बढ़ गई। किसी ने इस खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसी के बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्णिया में प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर और शरीर पर एसिड डालकर बेरहमी से हत्या कर दी। मर्डर के बाद शव को मकई के खेत में फेंक दिया। पिपरा गांव में 3 दिन पहले मिले एक अज्ञात लड़की का शव शत विक्षत हालत में मिला। शव की पहचान शायरा खातून के रूप में की गई है, जो पूर्व मुखिया जाकिर आलम की बेटी है। शायरा खातून 10 मई को इंटर का मार्कशीट लाने के लिए कॉलेज गई थी। उसके बाद से ही वो गायब थी। मेरी बच्ची पढ़ती थी पिपरा हाई स्कूल में, जो ये नंदनवा जो छोरवा भी पढ़ता था पहले, तो वहीं कैसे कैसे भी फोटो इसने ले लिया स्कूल पे, जैसे भी हो। उसके बाद इसने जो पंजाब जाके गंदा गंदा फोटो भेजने लगा। गांव के ही नंदन मंडल पर हत्या का आरोप लगा है। लड़की के परिजनों ने कपड़े से उसकी पहचान की। लड़की के परिजनों के आवेदन के आधार पर आरोपी नंदन मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस जल्द ही इस मामले में फरार बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। भागलपुर में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां शादी के स्टेज पर दूल्हे को देखकर दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। मामला भागलपुर कहलगांव के कर रसलपुर का है। बताया जा रहा है कि किट्टू कुमार की शादी धनौरा के रहने वाले नीलेश कुमार से तय हुई थी, लेकिन जयमाला के दौरान स्टेज पर दुल्हन ने दूल्हे के गले में माला पहनाने और तिलक लगाने से इनकार कर दिया। लड़की को लड़का इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि उसका रंग काला है और लड़की के मुताबिक लड़के की उम्र भी ज्यादा है। इनकार करके लौट गए। समझी मिलन ठीक हुआ। समझी मिलन के बाद चले बरमाला में बस वही इनकार करके। लड़की के एक फैसले ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। लड़की को लाख समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वो मंडप से उतरकर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद लड़का पक्ष बिना दुल्हन लिए ही लौट गया।